ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्लास 11 का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम गृह विज्ञान भी बोलते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि आज हम बात करेंगे होम साइंस के सब्जेक्ट का। आपका कल यानी कि 21 सितंबर 2023 को आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कल आपका जो पेपर होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए इस वीडियो में हम एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसे इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया तरह से सॉल्व करके समझने वाले, ठीक है। और वैसे भी ऑलरेडी हमने आपके मिड टर्म की तैयारी के लिए आपको 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे थे, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट्स क्वेरीज आ रही थी कि सर जी कल पेपर होने वाला है तो एक और पेपर लेके आइए ताकि हमारी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सके, ठीक है। तो स्पेशली आपकी स्पेशल डिमांड पे इस वीडियो में हम अपना सैंपल पेपर नंबर 3 लेके आए हैं, ठीक है। और ये सैंपल पेपर नंबर जो 3 है इसे भी हम 2 ही वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आधे से ज्यादा पेपर समझ लेंगे और कुछ जो क्वेश्चन बच जाएंगे उससे हम पार्ट 2 की वीडियो में समझ लेंगे, जो कि कुछ 1-2 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे की पूरे चैनल की टीम की तरफ से आपको आपके होम साइंस के सब्जेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। तैयारी हमने बहुत अच्छी की थी, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और तैयारी के लिए अभी हम और भी पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए, आप चाहे मॉर्निंग के यानी कि जनरल शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग के बच्चे हो, आपका ये जो पेपर है वो 3 घंटे का आएगा और ये 70 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब एक बात जो मैंने हमेशा कही है कि आप अपने पेपर के पैटर्न को समझने के लिए जो उसके सामान्य निर्देश होते हैं इसे जरूर पढ़िए। इसी से ही आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि होम साइंस में टोटल जो है वो आपके 36 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो यहाँ पे आप सेक्शन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 3, ठीक है। जिसमें जो खंड का रहेगा इसमें 1 से 14 जो क्वेश्चन ये वास्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कुछ 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू वाले रहेंगे और बाकी क्वेश्चन जो वन वर्ड वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब खंड खा जो है इसमें बेसिकली हमारे 2 क्वेश्चन केस स्टडी वाले होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा केस स्टडी वाला, इसमें से आपके 15 से लेके शायद है 18 तक ये जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपके एमसीक्यू होंगे। और जो दूसरा केस स्टडी होगा इसमें आपका 19 से लेके 21 ये भी आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। फिर खंड गा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 22 से लेके 27 ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 28 और 29 ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 30 से 33 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 34, 35, 36 ये 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम खंड का और खा और गा के अंदर के 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है इसको अभी हम समझेंगे इस पार्ट 1 की वीडियो में, ठीक है। और हो सकेगा तो 4 नंबर वाले को भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो और क्वेश्चन बचे जाएंगे उसे मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में बता दूंगा, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ पे देख लें, क्योंकि हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में तो समझे ही अच्छे तरीके से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं हम उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सभी जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस पेपर को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। वेल, आपको समझ में आ गया होगा पेपर का पैटर्न। तो शुरुआत की जाए कि आप तैयार हैं बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट पेपर के लिए? चलिए शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है ये हमारा सेक्शन नंबर ए आ चुका है। मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। कुछ 8 जो है वो हमारे एमसीक्यूज होंगे, बाकी जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे आप उनका आंसर अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करना, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि इसी वीडियो के अंदर आपका जो सैंपल पेपर नंबर 2 था जो कि मैंने कल ही अपलोड किया था, इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखा देंगे ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी और आपकी मदद हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 है, ठीक है। और जो हमारा नया सैंपल पेपर है वो ये वाला है। तो नए को पहले कर लेंगे, फिर दूसरे वाले को आपको बीच बीच में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है कि भोजन और पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो भी भोजन होता है, जो भी हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं, इनके हमारी बॉडी पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता था, इसके लिए किस साइंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं पोषण विज्ञान, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस बोलते हैं इसको, ठीक है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड में पूछा गया है कि मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंधन की प्रक्रिया होती है इसका सबसे अंतिम चरण कौन सा है। याद रखिए, प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं?
सबसे पहले हम प्लानिंग यानी कि नियोजन करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसका क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यानी कि उसका क्रियान्वयन करते हैं, एंड देन सबसे लास्ट में हम उसका एवेल्युएशन करते हैं यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं। तो अंतिम अवस्था कौन सी हो गई, मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मानव संसाधन है। तो देखो भाई, मानव संसाधन व्यक्ति के खुद के संसाधन होते हैं, ठीक है, जो कि उसके बॉडी से संबंधित होते हैं एक तरह से। जैसे कि मान लीजिए धन है, ये तो अलग है, ठीक है, फिजिकली है ये तो। यातायात है, किताब वगैरह, ये तो अलग ही है। जो कौशल है, ठीक है, जो मस्तिष्क है, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञान है, ये सभी उसके मानव संसाधन, ठीक है, जिसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य को, टारगेट को पा सकता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन सोर्स, वो है उसकी स्किल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इसमें से आपका एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि लिनेन, इसके बारे में जो सही कथन है आपको इसका चयन करना है। तो लिनेन क्या है भाई, ये एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिस तंतु है, बिल्कुल ठीक है। लिनेन के बहुत सारे जो गुण हैं, वो कुछ गुण ऐसे हैं जो कपास के तरह ही होते हैं, ठीक है। लिनेन से बना जो सूत है, ये कपास के सूत की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और कपास की अपेक्षा काफी ज्यादा चमकीला भी होता है। तो मतलब क्या है, ये जो लिनेन के बारे में हमें ये 3 बातें दी गई हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। तो अब अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए लिनेन, जो लिनेन है इसके बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप इन 3 पॉइंट को लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू भी हो गया, 2 नंबर की तैयारी भी होगी आपकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, ये काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, किस प्रकार के संचार में ग्राही यानी कि जो संचार को ग्रहण कर रहा है और जो संचार को भेज रहा है, ठीक है, इसके मध्य निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ये किस संचार के अंतर्गत होता है बच्चों, ये होता है अंतः व्यक्ति संचार, यानी कि जब व्यक्ति खुद अपने आप से बात करता है, ठीक है, सेल्फ कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत ऐसा होता है। जो ग्रहण करने वाले प्रेषक वाला, ये प्रत्यक्ष तौर पे ही होता है, निकट होता है एक तरह से, है ना, वो अपने से बात कर रहा होता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ये जो है वो सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना, सेल्फ कम्युनिकेशन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 संचार के माध्यम में ही है कि आपने देखा होगा कि जब गर्मी वगैरह पड़ती है, ठीक है, और खास करके जब बरसात वगैरह होती है, तो इस समय डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो इसी बारे में एक क्वेश्चन ये है कि डेंगू से बचाव के तरीकों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के संचार का जो माध्यम है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो अर्थात जो डेंगू है, इससे बचाव के तरीकों को हमें जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो इसको हम समूह बोलेंगे? नहीं यार, समूह तो जो है किसी 10, 20, 50, 100, 200 का हो सकता है, लेकिन जब पूरे सभी लोगों तक पहुंचाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम जन संचार, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन होता है, ये बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सेकंड आपका ये जो था कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब समय योजना बनाई जाती है, ठीक है, तो इस समय हमें सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपना टाइम टेबल बनाते हुए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, जो हमारा आवश्यक कार्य है, इसेंशियल फंक्शंस है, जो वर्क है, हमें उसको पहले लिखना चाहिए, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, उसके बाद आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन ये भी शामिल है, गृह व्यवस्था विभाग ये भी शामिल है, इवेंट मैनेजर ये भी शामिल है, क्योंकि शादी वगैरह होती है तो बहुत सारे जो रिसोर्सेस होते हैं उसी के माध्यम से शादी करवाते हैं। ठीक है, अब व्यवस्था विभाग है, जैसे हाउसकीपिंग है, तो ये भी तो ऐसा ही करता है। अब मानव संसाधन है, ये भी ऐसा ही करता है। लेकिन जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है, क्या ये संसाधनों को एकत्र करता है? नहीं, क्योंकि ये तो बस एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये डी हो गया आपका। अब इससे पहले कि हम आगे अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन करें, मैं आपको पिछली वीडियो का, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं देखी है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो गृह विज्ञान है, ये हम एक मिथ को देखते हैं कि ज्यादातर ऐसा मानते हैं कि लड़कियों का ही सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान जो है वो लड़कों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें परिवार और समाज के लिए क्या क्या दायित्व होते हैं ये हमें सीखने को मिलते हैं। साथ ही साथ
एक व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते तुम्हारा पर्यावरण से कैसा संबंध होना है, ये भी स्थापित होता है। साथ ही साथ ये गृह विज्ञान केवल घर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि एक अंतर विषयक क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि केवल जैसे नॉर्मली मिथ क्या है कि लड़कियों का सब्जेक्ट है, केवल खाना बनाना इसमें सीखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा विषय है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। पहले मैं आपको करवा चुका हूं वैसे ये, इसलिए मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा। जब भी मोटापा हो जाता है तो कौन से रोग होने की संभावना बढ़ती है? तो हृदय रोग हो जाता है, उच्च जो रक्तदाब है ये बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जब लड़कियों में मासिक धर्म आता है तो ये किसका केंद्र बिंदु माना जाता है? ये यौन परिपक्वता का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, बच्चों को लगेगा कि शारीरिक है, लेकिन नहीं, यौन परिपक्वता होता है। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब देखिए लेडी इरविन कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि लेडी इरविन कॉलेज की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, 1932 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो थी वो 3 लोगों ने मिलकर की थी। पहली सरोजिनी नायडू जी, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, और तीसरी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, वर्तमान में पूछा जाए कि लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो बता देंगे ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए ना अच्छे से। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि काजल रोज स्कूल बस से जाती है, लेकिन एक दिन उसकी बस नहीं आती है तो अपनी कार से चली जाती है। तो ये संसाधन की कौन सी विशेषता को दर्शाती है? ये उसकी विनिमयता को दर्शाती है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि जो गैर शाब्दिक संचारी किन के लिए किया जाता है? तो जो मूक होते हैं, जो बधिर व्यक्ति होते हैं, शेडोलेशन बच्चे होते हैं, उनके लिए किया जाता है गैर शाब्दिक संचार, यानी कि संकेत वगैरह इसके माध्यम से। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसके व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, फिर चाहे उसका रुपया, पैसा, किताब, बस्ता, वटएवर जो भी उसका निजी है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रिसोर्सेस हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है कि वह कौन सी जीवन की अवस्था है जब हार्मोन की गतिविधियां लड़के और लड़कियों दोनों में बढ़ जाती हैं। तो सभी को पता है इसे एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरे पेपर के भी कुछ एमसीक्यू बता दिए। अब चलते हैं हम अपने पिछले पेपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेपर नंबर 1 है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो व्यक्तिगत पहचान है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत पहचान जो है ये एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं जो कि उससे अन्य से भिन्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये काला गोरा, अच्छा बोलता नहीं है, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है ना, और वही एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा अच्छा भी देखने में है, ठीक है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, दूसरा कोई गंजा है। तो ये सभी क्या है, ये एक व्यक्ति की वो विशेषताएं हैं जो उसे अन्य से अलग करती है। ठीक है, जैसे किसी का बोलने का जो सेंस है, ठीक है, किसी की आवाज जो वो हमेशा उसे अलग करती है। तो ये चीज है, आप चाहे देख लेना, वर्तमान में 7.5 बिलियन से भी प्लस लोग हैं और सभी का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है। ठीक है ना, आप किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते। तो ये क्या दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति की पहचान जो वो अलग है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल आइडेंटिटी, तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य या फिर जो फिटनेस है वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप जब वो तंदुरुस्त होते हैं, आपके अंदर ऊर्जा आती है और आप जीवन की किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा ये आंसर बनेगा। उसके बाद में सबसे पहला जो विनिर्मित नेशा था ये कब बनाया गया था? तो 1895 में बनाया गया था। ठीक है, भारत का जो पहला टीवी ट्रांसमीटर था ये कहाँ पे प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था बच्चों गुजरात के पिज नामक गांव में। किसमें? पिज नामक गांव में शुरुआत किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के। अब आयोडीन की कमी से कौन से दो रोग होते हैं? तो बेसिकली गोइटर एंड जो मानसिक मंदता है ये हो जाती है। 13वां क्वेश्चन, सूत्र संख्या क्या होती है? तो बेसिकली रेशे के भार और इससे बनाए गए सूत्र की लंबाई के बीच में जो एक निश्चित संबंध होता है इसको बोला जाता है सूत्र संख्या। ठीक है, तो आपका ये वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए बहुत ही आसान है कि जो गैर मानव संसाधन होते हैं इनको आपको उदाहरण सहित बताना है। देखिए हमेशा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे हमारे खुद के मानव संसाधन लाइक कौशल है, ज्ञान है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ भौतिक संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? पेन चाहिए होगा। ठीक है, आपको जो है एक गत्ता चाहिए होगा पेपर रखने के लिए। ठीक है, साथ ही घड़ी चाहिए होगी टाइम देखने के लिए। तो ये आपका लक्ष्य क्या हो गया? पेपर देना है, और उसको देने के लिए जो जो आपको भौतिक चीजें चाहिए वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी गैर मानव संसाधन। जैसे कि धन हो सकता है, स्थान, कपड़ा, स्टेशनरी या फिर यातायात, ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अथवा में आ जाता है कि रतौंधी या फिर अंधापन जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये किससे होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम खंड बी को करें
मैं आपको पेपर नंबर जो हमारा 2 वाला था, ये पेपर नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ। जैसे स्वयं से आप क्या समझते हैं? स्वयं बेसिकली यह एक प्रकार का अनुभव है जो हमें दर्शाता है कि हम कौन हैं और हमें बहुत सी बातें जो है वो हमें लोगों से अलग करते हैं, ये दर्शाती है। फिर पोषक तत्व की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो भोजन में विद्यमान हमारे शरीर को जो जितनी भी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जितनी प्राप्त हो सके, वे सभी घटक जो है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अर्थात हमारे आहार में विद्यमान वे सभी घटक जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, वो होनी चाहिए, उसको पोषक तत्व बोला जाता है। आरडीए का फुल फॉर्म होता है निर्धारित आहार संबंधी मात्रा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एंड खाद्य वर्गों का गठन क्यों किया जाता है? ताकि भोजन को सुलभ बनाया जा सके, इसलिए किया जाता है। ठीक है। कपड़ों के गुणों का क्या निर्धारित करता है? तो रेशे जो है ये कपड़ों के गुण को निर्धारित करते हैं। ठीक है। कलात्मक रेशा क्या होता है? रेयान को बोला जाता है। कंप्यूटर के प्रकार बताइए, तो कंप्यूटर मेन फ्रेम से बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं 150-200 इंच वाले, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ जो 17-18 इंच वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। कुछ माइक्रो कंप्यूटर चिप्स भी आ जाती हैं, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गई, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद में क्रिएटिनिन यानी कि जो बौनापन है, ये शरीर में किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है बच्चों? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पे इसका भी सेकंड भी आ जाएगा, तो इसको भी हम देख लेंगे। वेल, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नए पेपर की, ठीक है ना? तो केस स्टडी हमारा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देखो आपको ना एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। क्या? यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि संसाधन क्या होते हैं, ठीक है? और जो मानव संसाधन है ये क्या होते हैं? तो संसाधन क्या है? संसाधन वह होता है जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं, ठीक है? और यह हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि और सामग्री, इनको संसाधन बोलते हैं। फिर बात आती है कि भाई मानव संसाधन क्या होते हैं? तो मानवीय संसाधन किसी भी कार्य या फिर लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं और यह संसाधन प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र के कार्य के संबंध में ज्ञान का होना, कौशल, ऊर्जा अर्जित करना, विकास किया जाना, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो संसाधन क्या होते हैं और अब पूछा जाए मानव संसाधन क्या होते हैं, तो अब आप बता दोगे। ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने केस स्टडी भी ऐसी ली है कि उससे भी क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या समझ में आया कि संसाधन क्या होते हैं और मानव संसाधन क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के लिए जब भी कोई काम किया जाता है तो उस चरण को क्या कहते हैं? तो उस चरण को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बच्चों? फटाफट से बताएंगे। जब कार्य किया जाता है तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, काम करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि पहले बेसिकली नियोजन करते हैं, उसके बाद में फिर उसका हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं? कार्यान्वयन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद में सेशन क्या कहता है कि उपलब्ध संसाधनों का जो सर्वोत्तम प्रयोग है ये क्या कहलाता है? यानी कि हमारे पास में जो भी उपलब्ध संसाधन लाइक मान लीजिए ज्ञान, ऊर्जा, कौशल या फिर कुछ सामग्रियाँ वगैरह है, धन, पैसा, गाड़ी, तो इन सभी का जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, इनका जब हम सही रूप से उपयोग करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम संसाधन प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है? 7 क्वेश्चन है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, ठीक है? या फिर आपने कुछ भी मैनेजमेंट किया है, तो उसमें जब आप किसी समस्या को पहचानते हैं और उसके बाद में जो विकल्प होते हैं, इनको चुनते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अभी-अभी देखो, आप समस्या को पहचान रहे हो और अपने विकल्पों को अभी चुन ही रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नियोजन, यानी कि प्लानिंग ही कहलाएगा, क्योंकि प्लानिंग के अंतर्गत ही आप समस्या को पहचानते हैं और अच्छे विकल्प को चयनित करते हैं। ठीक है? उसके बाद इनमें से कौन सा मानव प्रबंधन का चरण नहीं है? तो पहले हम क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, फिर कार्यान्वयन करते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं। मतलब कि खुद मानव संसाधन, ये मानव संसाधन प्रबंधन का चरण नहीं है। ठीक है बच्चों? तो केस स्टडी वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था, आगे समझ में अच्छे तरीके से? आ जाइए, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाट इज द फेज कॉल्ड व्हेन वर्क इज डन फॉर सेट अ गोल? इट इज execution, and it is called making best use of available resources, that is resource management. And to identifying the problem and choosing different options are the steps which of the process, it is called planning. And then which of the following is not the stage of resource management? It is human resources. ठीक है, चलिए केस स्टडी सेकंड आ जाती है। अब इसमें भी देखिए आपको एक क्वेश्चन पता चल जाएगा कि आधुनिक जीवन शैली ने लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो है वो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा चिकनाई वाला भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लोग जो है वो अस्वस्थ होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास अस्पताल में सुविधाओं की कमी नहीं है,
लेकिन फिर भी हम हमारे रहने के जो तौर तरीके हैं ना, ये इन हॉस्पिटल्स में जो मरीज हैं, इनकी संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है? हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को अनेक प्रकार के नुस्खे नुस्खे जो अपनाते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो योगा, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक इन सभी पे ध्यान नहीं देते और कुछ जो नुस्खे यूट्यूब पे देख लिए या फिर किसी ने कुछ बता दिया उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन आपकी बॉडी अलग है, आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आप अपनाते हैं तो नुकसान होता है। तो कुछ भी किसी ने बताएगा और उसको आपने अपना लिया तो ये दिक्कत दे जाता है आपको। बल्कि उसकी जगह क्या करना चाहिए? डेली बेसिस पे योगा करो, व्यायाम करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, नाइट वॉक पे जाओ, ठीक है? ऐसा कुछ करो, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि इससे आपका स्वास्थ्य जो अच्छा रहेगा, ठीक है? और एक सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि हमारी जो दिनचर्या है वो अनियमित हो गई है। कैसे? हम समय पे खाना नहीं खाते हैं, देर रात तक जागते नहीं हैं, देर तक सोते हैं, ठीक है? और ये बीमारी कारण होता है। ये एग्ज़ाम्पल अभी कुछ लागू भी होता है, जैसे कि ये जो वीडियो है, वो मैं अराउंड रात के 3 बजे के आस-पास में बना रहा हूँ, ठीक है? एएम में बेसिकली रात के 3 बजे के आस-पास, ठीक है? तो वैसे तो मैं ये वीडियो सुबह 10 बजे ही डाल दूँगा, लेकिन अभी मेरे इधर एक नोटिफ़िकेशन आया था कि जो लाइट है, वो मेबी तकरीबन शाम को आएगी 5 से 6 बजे के आस-पास, तो ये वीडियो भी आपको उसी टाइम पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना? तो बाकी ये चीज़ थोड़ी आपको मुझे लगा कि बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। जीवन शैली किससे संबंधित है? तो ये आपके समय से संबंधित है। अच्छी प्रतिगाठी विकास किसकी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होते हैं? ये बेसिकली शारीरिक का उद्देश्य होते हैं। स्वास्थ्य में कल्याण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उच्चतम स्वास्थ्य रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है? जीवन शैली जीने का एक तरीका होती है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए, लाइफस्टाइल इज़ रिलेटेड विद द टाइम। द डेवलपमेंट ऑफ गुड स्ट्रक्चर इज़ द प्राइमरी एम ऑफ whose education, physical education and health and wellness is defined as the highest health and life is the way of live। ठीक है? चलिए, यहाँ पे सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन सी को स्टार्ट करें इससे पहले पिछली वीडियो का जो एक क्वेश्चन था केस स्टडी वाला, इसको देख लीजिए कि जो नियोजन है इसके कितने चरण होते हैं? तो टोटल इसके 5 चरण होते हैं। ठीक है? संसाधन के कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है? तो इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? मानव और और भी 2 संसाधन है। ठीक है? किसी भी कार्य को करते वक्त निगरानी रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण। और घर किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? भौतिक। ठीक है? तो ये वाला हो गया आपका। और बाकी दूसरा तो इसमें भी सेम ही है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे हम अपने दूसरे पेपर की बात करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा नया पेपर है, ध्यान से समझिए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये हमारा बेसिकली 2 नंबर का है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि आपको अंतर स्पष्ट करना है स्नैकिंग यानी कि स्वल्पाहार और फास्ट फूड। तो इसमें तो आप अच्छे से बता दोगे। स्नैकिंग क्या है? यह किशोरों में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए सहायता करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम पे आपके पेपर चल रहे हैं, तो आप मे बी जो है वो शायद टाइम पे भोजन ना कर पाते होंगे, ठीक है ना? तो स्नैकिंग जो है ये आपके लिए आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए आप घर में पोहा खाते हैं या कोई सैंडविच खाते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक है, ठीक है ना? लेकिन स्नैकिंग का जब बड़ा पार्ट आ जाता है तो उसको फास्ट फूड बोला जाता है। बेसिकली फास्ट फूड क्या होते हैं? आजकल के किशोरों में, युवा पीढ़ी में, यंग जनरेशन में ये बहुत ही गलत आदत है, जो कि बाहर के जो खाने होते हैं, ठीक है ना, उनको खाती है। जिसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वसा पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है, और जब आपकी जो बॉडी है वो अत्यधिक वसा को झेल नहीं पाती या फिर कैलोरी को उतना बर्न नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, ठीक है? और आपको थायराइड वगैरह हो सकता है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। बहुत सारी बीमारियाँ इस फास्ट फूड की वजह से हो जाती हैं, ठीक है? सो स्नैकिंग क्या है? स्नैकिंग बेसिकली हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आप टाइम पे भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जगह आपके द्वारा खाए गए पदार्थ जिसके अंदर आपको आपके शरीर के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उनकी पूर्ति होती है, उसको स्नैकिंग बोलते हैं, ठीक है? फास्ट फूड बहुत ही एक फैशन का तरीका है जिससे लोग खाते पीते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें वसा और कैलोरी होता है, ठीक है? तो स्नैकिंग, फास्ट फूड ये समझ गए। अब आ जाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्नैकिंग एंड फास्ट फूड। तो स्नैकिंग क्या होती है यहाँ से देख लीजिए, और फास्ट फूड क्या होते हैं यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब इंग्लिश में देखिए कि भोजन और पोषण, इसमें क्या अंतर होता है? यार भोजन पोषण ये कोई पूछने की बात है? भोजन क्या है? भोजन किसी भी प्रकार का कोई ठोस कह सकते हैं या फिर कोई द्रव पदार्थ है जो कि निगलने की योग्य होता है, पचाने की योग्य होता है, और इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है? प्रोटीन मिलता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद पोषण क्या है? तो पोषण एक तरह का विज्ञान है जिसमें हम भोजन के पोषक तत्व के बारे में, इसमें शामिल जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं इसका विवरण समझते हैं, और इसके माध्यम से हम अपने भोजन को और अच्छा
बना सकते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी दाल चावल हो गए। ठीक है, कई बार हमें हमारे घर में बर्फी वगैरह आ जाती है जो काफी ठोस होती है। ठीक है ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भोजन जो है ये होता है, और पोषण क्या है, ये भोजन को और अच्छा बनाने की एक साइंस है बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल भाषा में कहें तो। उसके बाद संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए, तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, कि ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं ये पर्याप्त मात्रा में हो और उनका सही अनुपात हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे हमारा अच्छा स्वास्थ्य का विकास होगा। ठीक है, और साथ ही हमारे शरीर को जो भी अनिवार्य पोषक तत्व चाहिए वो भी इससे मिलेंगे। तो इससे जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज, या फिर कह सकते हैं कि जल है, रेशा, ये सभी क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को और अच्छा बनाते हैं। तो संतुलित आहार कैसा होगा, ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एकदम सही मात्रा में हो, जैसे कि ये सभी, इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमें एनर्जी मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आहार को संतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही स्क्रीन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ यस सर समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, कि वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें अंतर आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, ये ऐसे पोषक तत्व हैं, देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, वृहद यानी कि जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होने चाहिए, जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और वसा, इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और सूक्ष्म पोषक तत्व नाम से पता चलता है बहुत ही कम, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम मात्रा में होनी चाहिए, जैसे कि आयोडीन अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत आपकी हड्डियों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, लौह तत्व यानी कि खनिज, आयरन, ये सभी कम होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, तो वृहद ज्यादा, सूक्ष्म पोषक तत्व कम, सिंपल है। उसके बाद वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं, इसमें क्या अंतर होता है इसको आपको बताना है। तो आइए देखिए, वास्तविक स्वयं जो है ये व्यक्ति की वास्तविक क्षमता उसके पास है, ये दर्शाती है, जैसे कि मान लीजिए उसका ज्ञान, उसका कौशल है। ठीक है, आदर्श स्वयं क्या है, आदर्श स्वयं क्षमता जो आदर्श है, जो उनके पास होनी चाहिए वह अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे उसे हम आदर्श स्वयं बोलते हैं। देखिए वास्तविक स्वयं क्या है, ये उसकी रियलिटी में जो उसकी पावर है ये उसको दर्शाती है, जैसे ज्ञान हो गया। और आदर्श क्या है, ये बेसिकली ऐसी क्षमता है जो उसके पास में होनी चाहिए, जो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो, तो मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड आइडियल लाइफ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, संसाधन तथा मानव संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो जैसा भी मैंने आपको एक केस स्टडी नंबर 1 बताया था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ना ये बात, इसलिए मैंने बोला था कि आपको केस स्टडी के अंदर से ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है भाई, संसाधन, संसाधन वह होते हैं जिनके उपयोग से हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सहायता लेते हैं, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि और सामग्री, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अब आती है मानव संसाधन की बात। तो मानव संसाधन वे संसाधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रमुख होते हैं, जैसे कि हमारा ज्ञान, हमारी एनर्जी, हमारी स्किल, हमारा कौशल, ये सभी। ठीक है, जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप कौन सा काम करने वाले हैं, क्या करेंगे। ठीक है, फिर उस कार्य को करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आप जिम वगैरह जा रहे हैं, या फिर रेसिंग करने जा रहे हैं, या फिर और भी कोई काम करने जा रहे हैं, तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके पास उतनी एनर्जी है या नहीं, आपका बॉडी उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको देखते हैं। फिर हम कौशल देखते हैं कि हमारे पास क्या उसको करने का काम को करने का कौशल है, भी स्किल है हमारे पास या नहीं है। तो ये होता है बेसिकली मानव संसाधन। ठीक है ना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो प्रमुख होते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं और मानव संसाधन क्या होते हैं, अब आप आसानी से डिफरेंस कर लोगे अच्छे तरीके से। चलिए आप इंग्लिश में देख लीजिए कि डिफाइन द रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 2 नंबर का बहुत ही आसान है, नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए नियोजन का जो अर्थ है, ये बेसिकली जो भी हमारे आसपास के संसाधन उपलब्ध हैं, उसे हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना होते हैं, उसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या होती है,
हमारे आसपास में या फिर हमारे स्वयं के पास में जो भी संसाधन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम उनके माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो योजना बनाते हैं, उससे हम नियोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए हम योजना बनाते हैं, ठीक है? कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी, ठीक है? हमें उस कंपनी में काम करने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ चाहिए, ठीक है? उन योग्यताओं को हम किस प्रकार से अर्जित करेंगे। तो ये प्लानिंग है कि उस कंपनी में हम जॉब कैसे पाएँगे, वैकेंसी कब निकली, काम के लिए क्या योग्यता चाहिए, ठीक है? और एक बेसिकली हम उन योग्यता को कैसे पा सकते हैं, तो ये सभी क्या प्लानिंग है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नियोजन। तो समझ में आ गया नियोजन क्या है? बेसिकली नियोजन हमारे आस-पास उपलब्ध हर वो संसाधन जिसका उपयोग हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों? एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट इज द मीन बाय प्लानिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आता है 27। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका चाहे छोटा ही घर क्यों ना हो या फिर बड़ा ही घर क्यों ना हो, इसमें घर के प्रभाव को, घर को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उसकी जो ब्यूटीनेस है उसको और इंक्रीज करने के लिए आप किन 4 साधनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला साधन क्या होगा? प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल, जैसे कि गमले वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर कुछ जैसे मनी प्लांट होते हैं या कुछ फूलों के जो पौधे होते हैं, इनको लगा के गार्डनिंग करके इसके माध्यम से हम और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियों की सही स्थिति, ठीक है, अर्थात दरवाजे और जो खिड़कियां हैं ये एकदम जैसे सूर्य जैसे निकलता है जिस साइड से, उस साइड होना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि इससे जो है काफी अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके घर के जो दशा होती है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद अप्रिय दृश्यों को ढककर, यानी कि दूर से देखने में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो कि लगता है कि लोगों को नहीं दिखने चाहिए, तो उनको आप ढक दें। ठीक है, साथ ही मनोहर आकृति देकर, यानी कि अपने घर को ना एक अच्छा सा शेप दीजिए। ठीक है, जैसे ऊपर टेरेस पे जो है आपने कुछ अच्छा सा एक शेप बना दिया है जो लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता है दूर से। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो इन सभी के माध्यम से हम घर के प्रभाव को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज देखो, अब लोग कहेंगे कि ये जो विशेषता है वो केवल एक लड़की को पता होनी चाहिए जिसके पास होम साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये विशेषताएं एक लड़के, एक युवा, एक एक जो पुरुष है उसको भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए जो मिथ है ना कि होम साइंस केवल लड़कियों का सब्जेक्ट है, ये बहुत गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर वाले, ये सभी के सभी थे 2-2 नंबर के। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने बड़े-बड़े क्वेश्चन की, जो कि है 3 नंबर के। 28 और 29, ये 2 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जो किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस जो है, ये ऐसी अवस्था होती है जब किशोर, यानी कि आप जब 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो आप भी किशोर ही हैं एक तरीके से, ठीक है ना? तो इस अवस्था में भूमिका संबंधी उलझन और साथ ही पहचान संबंधी जो उलझन है, ये बहुत ज्यादा बच्चों में देखी जाती है। इस तथ्य को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात अभी के टाइम पे मान लीजिए आप जब 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी ना अंदर एक विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, एक थॉट आता है कि हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, लोग हमें हमारी अलग पहचान से समझे। ठीक है, और हर एक मामले में जो है वो हम अपनी भूमिका को अदा करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी बातों को सुना जाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बेसिकली किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जब किशोर से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करें, परंतु अगले ही पल उन्हें छोटा होने का एहसास भी कराते रहते हैं। यानी कि देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, तो उसमें किसी मुद्दे पे चर्चा होती है। ठीक है, कुछ ही मुद्दे पे चर्चा हो रही है और वो मुद्दा जो है वो केवल माता पिता के स्तर का ही मुद्दा है। ठीक है, कोई बात हो रही है रिश्तेदारों के बीच में। ठीक है, तो वो जो मुद्दा है वो किसका है? माता पिता के स्तर का ही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं भी इसके बारे में बात करूं। ठीक है, मेरी भी इसमें भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी घर का सदस्य हूं तो मेरी बात को सुना जाना चाहिए। लेकिन फिर माता पिता क्या कहते हैं? अरे बेटे, ये तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, ये हम बड़े बड़े लोगों की बात है, तुम नहीं बोलो तो ही अच्छा है। ठीक है ना, कुछ बातें बड़ों की होती हैं। तो क्या कहा गया कि उनसे अपेक्षा तो की जाती है कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करें, लेकिन अगले ही पल उन्हें छोटा होने का भी एहसास कराते रहते हैं। ठीक है, जो किशोर हैं ये अक्सर सामाजिक स्तर पर कोई भी बेसिकली घटना घटती है उसके बारे में अपनी विरोधी अपेक्षाएं देते हैं। समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नेगेटिव चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, अपनी बदलती हुई आवश्यकताओं को बताते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अतः किशोर अपनी भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का सामना करते हैं। ये यहाँ पे सही बात है। ठीक है बच्चों, तो 28 आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हैं। एडोलसेंस इज द स्टेज व्हेन टीनेजर्स एक्सपीरियंस द रोल कंफ्यूजन और आइडेंटिफाई कंफ्यूजन। एक्सप्लेन विद फैक्ट विद एग्जांपल। तो देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ठीक है बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे।
अब 29 जो है ये आपका तीसरा है। उसके बाद में क्वेश्चन 30 से लेके 35 ये आपके 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिन्हें हम आपके पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 की वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि ऊनी रेशों की वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो भाई ऊनी रेशों की बात करते हैं। देखिए ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये ताप के कुचालक होते हैं, अर्थात ये आपके शरीर के अंदर ताप को उत्पन्न करते हैं और बाहर से किसी ठंडे ताप को आपके अंदर जाने नहीं देते। इसीलिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी स्वेटर होते हैं, इनको हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, और ऊन है भाई तो सिंपल सी बात है, इसमें कभी सिलवटें तो पड़ती ही नहीं है। ठीक है, इन्हें हमेशा याद रखिएगा, कम धोने की आवश्यकता पड़ती है, इस्त्री करने की तो आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं जैसे स्वेटर वगैरह हो गए, कभी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, ऊनी वस्त्रों को विशेष परिसज्जा के द्वारा सिकुड़ने विरोधी बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ विशेष परिष्करण कर देने से इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, जिससे कि इनका रखरखाव बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है ऊनी वस्त्रों के लिए उपयोगिता। उसके बाद में निजी स्वच्छता को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है? तो बहुत तरीके हैं भाई कि हम जो अपनी प्राइवेट जो स्वच्छता है इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रतिदिन आप सुबह उठकर स्नान करें और अपने आंख नाक कान की नियमित तौर पे सफाई करते रहें। ठीक है, साथ ही साथ नाखूनों को आप जो है हर वीक काटते रहें। ठीक है, क्योंकि जो नाखून होते हैं ना उसमें फिर जो अनहाइजेनिक जो तत्व होता है वो जाता रहता है और हाथ से खाना खाते तो पेट में चला जाता है, बीमारी बन जाती है। तो इसलिए नाखूनों को काटते रहना चाहिए एक समय के अनुसार, एक मिनिमम 1 वीक में काट लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा स्वच्छ वस्त्र को ही पहने, ऐसा नहीं कि आपने जो कल बस पहने थे नहा के दोबारा से वही पहने, नहीं वो नहीं पहने, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, आपको ये एहसास होता रहता है कि यार वही तो वस्त्र हैं, चलो जो है चलने दो। लेकिन जब एक अच्छा वस्त्र पहनते हैं ना, नया वस्त्र यानी कि धुला हुआ, तो उससे क्या होता है आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, हमेशा स्वच्छ जगह पर बैठे और बैठते और उठते समय हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखें कि आप किस मुद्रा में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जब आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले जरूर हाथ साबुन से धोना है, और खाना खाने के बाद में भी बेसिकली आप जो है नॉर्मली क्या करते हैं कि आप पानी जो है खाना खाने के दौरान कितना पीते हैं? 2 से लेके 3 गिलास पी जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप खाना खाने के बाद मुश्किल से 1 घूंट पानी पीना। ठीक है, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक साइंस है कि खाना खाने के बाद हमारे पेट की जो जठर अग्नि है वो कार्य करना शुरू करती है, जो कि तकरीबन 30 से लेके 45 मिनट तक चलती है और ये हमारे खाने को पचाती है। इसी बीच अगर आप 1 गिलास तक पानी पी लेते हो तो ये जठर अग्नि को शांत कर देती है और फिर जो खाना है वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। ठीक है ना, इसलिए आप खाने के बाद में मुश्किल से 1 घूंट पानी पीना ताकि जूठन ना हो। ठीक है ना, बाकी फिर आप आधे घंटे के बाद में 2 लीटर 4 लीटर जितना मर्जी हो पी लो। ठीक है ना, उस टाइम तक तो भोजन टूट कर जो पाचन तंत्र तक पहुंच ही जाएगा। इसीलिए हमेशा बालों को साफ रखें। ठीक है, शैम्पू वगैरह कंघी वगैरह तेल लगा के करते रहें। साथ ही साथ सुबह शाम दांतों की सफाई करते रहें। ठीक है, यानी कि ब्रश वगैरह करें। बाकी शौच के उपरांत सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, हमेशा हाथों को साबुन से धोना चाहिए, पैरों को भी धोना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। समझ गए अच्छे तरीके से बच्चों कि निजी स्वच्छता को हम कैसे कैसे ध्यान में रख सकते हैं। और जो एक मैंने बात बताई है खाना खाने के बाद पानी पीने की, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, अपने बड़े भाई बहन माता पिता से पूछ के देख लेना, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो था 20 यानी कि समझ में आ गया। अब इंग्लिश में देख लीजिए आप कि मेंशन द यूटिलिटी फॉर वोलन फाइबर्स फॉर क्लॉथ्स। तो क्या क्या है आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हाउ कैन पर्सनल हाइजीन बी टेकन केयर ऑफ, तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा आपकी जो मैं पार्ट 2 की वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 35 4 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो को एंड करूं उससे पहले आपका जो दूसरा पेपर है उसको भी मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवा देता हूं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम समय योजना बनाते हैं तो कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्य सूची को बनाते हैं। ठीक है, तो उस कार्य के हिसाब से हम जो है उसको समय का डिवाइड कर देते हैं, कितना समय किसको देना है, और समय डिवाइड कर दिया किसको कितना समय देना है। उसके बाद में हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि किस कार्य को किस समय करना है, उसका क्रम पहले किसको देना है, प्रायोरिटी कैसे करनी है, तो ये हम पहले तय कर लेते हैं। ठीक है ना, तो समय योजना बनाने के समय ये चरण स्थापित किए जाते हैं। अब देखो इसीलिए मैं केवल इसको बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस स्टेप्स फॉर टाइम प्लानिंग, तो ये किए जाते हैं। उसके बाद देखिए वृहद पोषण तो ये मैंने आपको बता दिया। कुपोषण क्या होता है, तो देखो कुपोषण जो है ना वो 2 तरीके का होता है, एक मोटा कुपोषण एक पतला कुपोषण। देखिए सामान्य पोषण में किसी प्रकार का बदलाव कुपोषण कहलाता है, अर्थात आपके आहार में जो पोषण चाहिए अगर वो सही नहीं मिलता है और वो किसी प्रकार का बदलाव होता है तो कुपोषण कहलाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर के द्वारा अपेक्षाकृत मात्रा में कम हो सकते हैं
या फिर ज्यादा हो सकते हैं, जिससे कि हमारा शरीर ज्यादा मोटा या फिर ज्यादा पतला हो जाता है। इसको बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, व्हाट इज जो न्यूट्रिशन, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद संचार माध्यम के द्वारा शिक्षा को किस प्रकार से और अच्छा बनाया गया है। तो क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए स्थानीय भाषा में नए नए जो बेसिकली कार्यक्रम है, इसके माध्यम से लोगों को बेसिकली शिक्षित किया जा रहा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो जनसंचार का ही माध्यम है, संचार का माध्यम है। आप यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो को देख पा रहे हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी तो इसी का एग्जाम्पल है ना कि शिक्षण को जो क्षेत्र है, इसको और ज्यादा कैसे प्रभावी बना रहा है संचार माध्यम। ठीक है ना, ऑडियो वीडियो, ऑडियो कैसे डिस्क, इनके माध्यम से हो जाता है। ठीक है, साथ ही ब्लूटूथ जो प्रौद्योगिकी है, ये किस प्रकार के यंत्रों में उपयोग की जाती है, तो मैंने आपको बताया था किसमें की जाती है, मोबाइल फोन में, पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, अब देखिए ब्लूटूथ के द्वारा जो है वो सेल फोन, हेड फ्री, हेडसेट या फिर कार किट के बीच में संचार होता है। और इस प्रकार का जो संचार है वो कैसा कहलाता है, बेतार संचार। क्योंकि ब्लूटूथ जो है उसमें वायर तो होता नहीं है, तो इसको वायरलेस यानी कि बेतार संचार भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू टीचिंग को कैसे और बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। एंड जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, इसका कैसा यूज हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर डाइटिंग जो है, इसको बेसिकली जैसे सारी चीजें नहीं पता है उसे ये नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए सुझाव आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंटर शब्द का उद्भव कैसे हुआ था। तो स्प्रिंटर जो शब्द है, ये बेसिकली शुरुआती दौर में क्या होता था कि जो युवा अविवाहित लड़कियां होती थी, यानी कि जो टीनेज होती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी, वो पहले बहुत ही बेहतरीन सूत की कताई करती थी। ठीक है, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत ही कुशल होती थी। ठीक है, इसी संदर्भ में वो जो कताई होती थी उसको स्पिनिंग बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लड़कियां अविवाहित थी, इसीलिए इनके लिए शब्द उपयोग किया जाता था स्पिंटर्स। कताई को बोलते थे स्पिनिंग। ठीक है, लेकिन जब बात आती है अवैध लड़कियों के द्वारा सूत की कटाई की, तो इसको स्पिंटर्स शब्द के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद मानव संसाधन वगैरह, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। फिर अब देखिए कि एक स्कूल की जो छात्रा है, इसको समय प्रबंधन के फायदे बताने थे, इसकी तालिका बनाई। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब आप समय प्रबंधन करते हैं तो आपकी दिनचर्या अच्छी होती है। ठीक है, आपका जो कार्य है वो समय पे हो जाता है, क्योंकि आप पहले डिसाइड कर लेते हो किस टाइम पे हमें क्या क्या काम करना है। ठीक है, साथ ही आपका मनोरंजन और विश्राम का आपको समय मिल जाता है, आप लक्ष्यों की अच्छे से प्राप्ति कर पाते हो, आपको मानसिक जो संतुष्टि है ये भी मिलती है। ठीक है, आपका जो कार्य है वो उत्तम श्रेणी का होता है, और साथ ही साथ आप अपने एक दिन के समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इसको यूज में ला सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत सारे कारण आपको मैंने बताए थे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि रेशम की वस्तुओं की विविधता बताइए। तो रेशम बेसिकली क्या होता है, रेशम एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, कोमल और बहुत ही महंगा वस्त्र होता है। इसलिए रेशम के कपड़ों को ज्यादातर किसी तीज त्योहार के दौरान ही पहना जाता है। ठीक है, ये तो आपके कुचालक होते हैं, इसीलिए इनको सर्दी में अधिक पहना जाता है। रेशम की कटाई और जो सिलाई जो है वो कोई आसान तरीका नहीं होता, ये बहुत ही महंगा तरीका है, इसलिए महंगा वस्त्र भी है। इसलिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और इनमें जो चमक है और जो लचक है वो इसके परिधान को, इस कपड़े को बहुत ही अच्छा बनाती है, क्योंकि इस पर जो रंग है वो बहुत ही आसानी से चढ़ता है और पक्का चढ़ता है। जैसे ऊनी स्वेटर वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा बहुत चमकदार होते हैं और बहुत ही चटकीले होते हैं। रेशम वस्त्र में कोई सिलवटें पड़ती नहीं है, इसलिए इन्हें अधिक इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें थी। उसके बाद में देखा था कि वस्त्रों में परिसज्जा का क्या क्या महत्व होता है, तो इसको मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, वेल ये सारी की सारी चीजें थी। तो यहीं पे देखिए ये वीडियो को हम एंड करते हैं। बाकी आपको ये जो मैंने पेपर 1 था, सॉरी पेपर ये बेसिकली हमारा थर्ड था, पेपर थर्ड था, इसके साथ में हमने पेपर 2 के भी कुछ क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सके। ठीक है, बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर से शेयर करना। ठीक है, और साथ ही कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की टीम की तरफ से आपको आपके होम साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।